श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, हमारे जो छात्र हैं पढ़ने वाले, वे ग्रुप में प्रश्न नहीं करते हुए मेरे से पर्सनल प्रश्न करते हैं कि ये इसका उत्तर बताओ। अरे भाई, ग्रुप में आपकी समस्या का समाधान किया जा रहा है तो पर्सनल क्यों भेज रहे हो? एक प्रश्न आया कि आप आपका पंचांग देखना ही बताओ, तो आज उसी पर चर्चा करते हैं। पंचांग का प्रथम पृष्ठ जो कवर के पीछे का है, उस पर तो पंचांग में क्या क्या दिया है उसकी जानकारी है। और पृष्ठ क्रमांक 1 से चालू करते हैं तो ये यहाँ पर जो दिया गया है वो कल्पादि से गताब्द हैं, सृष्टि से गताब्द हैं, चारों युगों के प्रमाण दिए हैं, कलयुग कितना बीता, कलयुग कितना और बचा दिया है, कृष्ण जन्म संवत है, विक्रम संवत है, शक संवत है, ईस्वी सन है, भारतीय स्वतंत्रता है, गणराज्य संवत है, हिजरी सन है, गुरुमान से रुद्रविंशति में संवत्सर का नाम है, शनि जी की दृष्टि है, समय का निवास है, समय का वाहन है और समय के विश्वा हैं, सोमवती अमावस्या मावट, वर्ष में कुल तिथियाँ, वृद्धि तिथि, क्षय तिथि और समय के कुल दिन कितने हैं, ये दिया गया। ये सब पढ़ने का है। अब रौद्र नामक जो संवत्सर है, इसका फल क्या होता है वो यहाँ दिया है। राजा गुरु का फल दिया है, मंत्री मंगल, सशेष गुरु, धान्येश बुध, मेघेश चंद्र, रसेश शनि, निरसेश गुरु, फलेश चंद्र, धनेश गुरु, दुर्गेश चंद्र, काल मेघ का फल, पुष्कर मेघ का फल, तक्षक नाग का फल, रोहिणी निवास का फल, पौष संज्ञक वर्ष का फल, ये सब केवल पढ़ने हैं। अब नया प्रश्न आएगा कि ये आए कैसे? तो जब आपको पंचांग बनाना पढ़ाऊंगा तब इस पर प्रश्न होगा। अभी आप इससे संबंधित कोई भी प्रश्न न करें, क्योंकि क्रम टूटता है। आप पूछेंगे कि ये रौद्र संवत्सर कैसे आया या फिर समय के मुहूर्त कैसे आए, ये सब निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये सब पंचांग बनाएंगे तब बताऊंगा। और समय के मुहूर्त भी आ जाएंगे और ये वृद्धि तिथि, क्षय तिथि, इनका भी आ जाएगा, सब आ जाएगा, पर वो जब आप पंचांग पढ़ेंगे। अभी पहले जन्म पत्रिका आएगा तो आपको केवल इनका फल समझना है, क्योंकि आप वर्तमान में पंचांग देखना सीख रहे हैं। तो पंचांग में आपको क्या करना है? केवल राजा कौन है, मंत्री कौन है, समय के मुहूर्त कितने हैं, विश्वा कितने हैं, वो देखना है आपको, और कुछ नहीं देखना है। वर्ष के 4 स्तंभ, इन स्तंभों से उत्पादन के संबंध में विचार किया जाता है। वर्ष के 4 आर्षमान है, इससे भी वर्ष में उत्पादन का विचार होता है, इसको भी पढ़ना है। ये जो यहाँ विश्वा दिए हैं, ये मैंने सब आपको निकालना बता दिया, उत्पत्ति खपति वगैरह सब बता दिया है। ये यहाँ लाभ खर्च दिया है, वो निकालना भी बता दिया है, ये विश्वोत्तरी मत से है। और इधर अगले पेज पर अष्टोत्तरी मत से हैं। फिर क्या होगा कि ये वर्षारंभ की कुंडली है, ये जगल्लग्न कुंडली है। इन दोनों का कुंडलियों का फल, इस कुंडली का फल यहाँ लिखा गया है, इस कुंडली का फल यहाँ लिखा गया है। आर्द्रा प्रवेश कुंडली, इसका फल यहाँ लिखा गया है। फिर आता है शरद जातक, मतलब वर्षा ऋतु में फसलें कैसी होगी उसका फल यहाँ लिखा गया है, ये उसकी कुंडली है। फिर ग्रीष्म जातक अर्थात गर्मी की फसलें कैसी होगी उसकी कुंडली है ये, और उसका फल यहाँ लिखा गया है। उसके बाद आता है ग्रहण विवरण, वर्ष में कितने ग्रहण होंगे और भारत में कितने दिखेंगे, विदेश में कितने दिखेंगे, ये लिखे गए क्रम से। ये मकर संक्रांति फल है, मकर संक्रांति का क्या फल घटित होगा ये लिखा गया है। मकर संक्रांति का नक्षत्र से फल भी देख सकते हैं अपन। 12 संक्रांति होती है, 12 का इस चक्र से फल देख सकते हैं कि वो क्या क्या करेगी। प्रमुख त्योहारों के पूजनादि का शुभ समय, ये
चैत्र बसंत नवरात्रि, आषाढ़ी गुप्त नवरात्रि, राखी बांधने का समय, गणेश पूजन का समय, आश्विन शरद नवरात्रि, माघी गुप्त नवरात्रि, होलिका दहन, बही खाता निर्माणम आनयन मुहूर्त, ये यहाँ दिए गए हैं। फिर धनतेरस का आ गया, फिर लक्ष्मी जी के पूजन का आ गया, ये यहाँ समय दिया गया है। अब उसके बाद आता है शासकीय लेखा बही, जो चैत्र महीने में किया जाता है। और समस्त शुभ कार्यों में वर्जित समय, कौन कौन सा समय ऐसा है जिस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना? तो मीन संक्रांति हो गई, अधिक मास हो गया, गुरु का व्रतत्व, गुरु अस्त, गुरु बाल्य, श्री हरिदेव शयन है, फिर महालय श्राद्ध हैं, शुक्र व्रतत्व हैं, शुक्र अस्तोदय हैं, शुक्र बाल्यत्व हैं, धनु संक्रांति मलमास हैं, होलाष्टक कालांश है, मीन संक्रांति मलमास है। इनको कुछ नहीं देख, आपको केवल इसको पढ़ना है, बस पढ़ेंगे और आपके समझ में आ जाएगा बड़ी आसानी से। ये यज्ञोपवीत का मुहूर्त है, ग्रहारंभ का मुहूर्त है, फिर नवीन ग्रह प्रवेश मुहूर्त हैं, सामान्य नवीन ग्रह प्रवेश मुहूर्त हैं। मतलब ये 100% है, ये थोड़ा सा कमज़ोर मुहूर्त है। ये देव प्रतिष्ठा का मुहूर्त है, दक्षिणायन में देव प्रतिष्ठा, उग्र देव प्रतिष्ठा। बजरंगबली भी चूँकि दक्षिण गमन करते हैं क्रोध करके, इसलिए बजरंगबली की स्थापना भी दक्षिणायन में की जा सकती है। द्विरागमन मुहूर्त है, अर्थात पत्नी को दूसरी बार ससुराल ले जाने का है। फिर त्रिरागमन भी इसी में कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विपणी आरंभ का मुहूर्त है व्यापार का, और कलयंत्र मशीनरी शुभारंभ का मुहूर्त है। इसके बाद अशुद्ध ग्रहारंभ, अशुद्ध ग्रह प्रवेश, इनमें आपको न तो ग्रहारंभ करना चाहिए न गृह प्रवेश करना चाहिए, ये अशुद्ध मुहूर्त हैं। इसी प्रकार अशुद्ध विवाह मुहूर्त हैं, इनमें विवाह नहीं किया जाता, ये सभी अशुद्ध विवाह मुहूर्त हैं। इसके बाद चलते हैं सार्वदेशी शुभ विवाह मुहूर्त। इनको देखने की विधि जब मुहूर्त प्रकरण पढ़ाऊंगा तो मुहूर्त, विवाह मुहूर्त कैसे देखेंगे वो मैं आपको क्रम से समझाऊंगा। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि सार्वदेशी शुभ विवाह मुहूर्त पूरे भारत में क्या विदेशों में भी प्रशस्त हैं। ये कात्यायनोक्त विवाह मुहूर्त हैं, जो चित्रा, धनिष्ठा और अश्विनी इनके हैं। श्रवण, धनिष्ठा, चित्रा, अश्विनी, ये 4 नक्षत्र जो है कात्यायन ऋषि ने शुद्ध माने हैं, बाकी ऋषियों ने इसको मान्यता नहीं दी है, इसलिए इनको अलग से यहाँ लिखा गया है। आवश्यकता में इन मुहूर्तों को भी दे सकते हैं। विशेष संभागीय विवाह मुहूर्त जो कि हमारे यहाँ मान्य नहीं है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आपका महाराष्ट्र वगैरह हुआ, इधर मान्य नहीं है। पंजाब और इधर जो है वर्षा ऋतु में विवाह करते हैं, उनके लिए हैं ये। अब सम्मत 2084 के सार्वदेशी विवाह मुहूर्त सांकेतिक दिए हैं, ये उसी सम्मत के कात्यायनोक्त भी दिए हैं। इसके बाद आगे ये वार्षिक राशिफल दिया गया है। इस राशिफल को तो केवल आपको पढ़ना है, इसमें कोई गणित नहीं है। अब आप कहेंगे राशिफल कैसे लिखते हैं, तो इस पर विचार जब आप जन्म पत्रिका निर्माण सीख लेंगे तो राशिफल लिखना भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। ये भी राशिफल ही है। इसके बाद ये भी राशिफल है, फिर ये राशिफल है। उसके बाद आता है वार्षिक तेजी मंदी। यहाँ तेजी मंदी निकाल कर दे दी गई है, और इसके लिए मैंने पुस्तक का जो है आपको सुझाव ग्रुप में दे दिया है कि ये किस पुस्तक की सहायता से आप इस तेजी मंदी लिख सकेंगे। ये तेजी मंदी चल रही है। तेजी मंदी के बाद आ जाता है हमारा सम्मत 2083 का चैत्र शुक्ल पक्ष आ जाता है। अब देखिए, जिस तिथि के सामने 000 हो वह तिथि क्षय होती है। यहाँ प्रतिपदा के सामने 00 होने से प्रतिपदा तिथि का क्षय है। अब आप देखेंगे कि ये पक्ष 20 मार्च से चलेगा, 2 अप्रैल तक रहेगा सन 2026 ईस्वी। इसमें बसंत ऋतु है, रवि उत्तरायण है, और दक्षिण गोल, उत्तर गोल। यहाँ पर इस पक्ष में गोल का परिवर्तन हुआ है,
तो आप इस पक्ष में अंदर यहाँ पर देखेंगे तो कहीं गोल परिवर्तन लिखा हुआ आपको मिलेगा, तो आप यहाँ देखकर गोल किस तारीख को बदला है उसको देख सकेंगे। इधर हम आगे इस पर चर्चा करें तो सबसे पहले ये तारीख दी गई है, तारीख के बाद तिथि दी गई है, तिथि के बाद वार हैं, फिर ये उसके घटीपल हैं। इन घटीपलों में 2 का गुणा कर 5 का भाग लगाएंगे और इसके सामने वाले सूर्योदय में जोड़ देंगे तो इसका भारतीय स्टैंडर्ड टाइम से समाप्ति काल आ जाएगा। यहाँ तो तिथि का तो समाप्ति काल दे रखा है, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये अटक से कटक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये मान एक जैसे रहेंगे, आपको कुछ भी संशोधन नहीं करना है। तो रेवती नक्षत्र 49 घटी 33 पल मतलब 26:28 तक रहेगा। 20 तारीख को रात को 26:28 तक, अर्थात 24 के बाद 25 और 26 अर्थात 24 घटाएंगे तो 2:28 तक, अर्थात 21 तारीख को सुबह 2:28 तक और 20 तारीख की रात को 2:28 तक। आप समझ चुके होंगे। ब्रह्म योग 39 घटी 0 पल है। इसका स्टैंडर्ड टाइम में समाप्ति निकालना हो तो इसमें 2 का गुणा कर 5 का भाग लगाएंगे और सूर्योदय में जोड़ देंगे तो इसका समाप्ति काल भारतीय स्टैंडर्ड टाइम से आ जाएगा, पूरे भारत के लिए मान्य होगा। बालवकरण 22 घटी 44 पल है। 2 का गुणा कर 5 का भाग लगाएंगे, जो घंटा मिनट आएंगे उसको इस सूर्योदय में जोड़ देंगे तो वो पूरे भारत में स्वीकार्य होंगे। ये दिनमान दिए हैं कि दिन कितने घटी कितने पल का है। अगर घंटे मिनट में निकालना है तो सूर्यास्त में से सूर्योदय को घटा देंगे तो दिनमान घंटा मिनट में आ जाएंगे। इसके बाद बंगला तारीख, मुस्लिम तारीख, राष्ट्रीय तारीख, इनका आपके लिए कोई महत्व नहीं है, आप इनको यथावत रहने दें। चंद्र राशि प्रवेश काल अर्थात मेष राशि पर चंद्रमा आएगा रात को 26:28 से। कौन सी तारीख को? ये 20 तारीख है, दूज शुक्रवार। 20 तारीख को आपका चंद्रमा मेष पर आएगा 26:28। इसका अर्थ है कि 20 तारीख की रात को 2:28 और 21 तारीख की सुबह 2:28। 21 तारीख की सुबह 2:28 से चंद्रमा मेष पर आ जाएगा। फिर ये वृषभ पर आएगा तो 22 तारीख की रात 4:14 या फिर 23 तारीख की सुबह 4:14 पर यह चंद्रमा वृषभ राशि पर आ जाएगा। अब शायद आपके समझ में आ चुका होगा। अब देखिए, जो तिथि, नक्षत्र, योग, ये तीनों सूर्योदय का स्पर्श नहीं करते हैं, अर्थात आज के सूर्योदय के बाद चालू हुआ और अगले दिन के सूर्योदय के पहले समाप्त हो गया तो उसे क्षय तिथि, क्षय नक्षत्र, क्षय योग कहते हैं। अब आप कहेंगे क्षय करण, तो करण तो हमेशा ही क्षय ही होती है, इसलिए करण को कभी क्षय नहीं लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि एक दिन में 2 करण होती है, 3 करण होती है और 4 करण होती है। जो पूर्व के वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि एक दिन में 4 करण तक होती हैं, इसलिए करण क्षय कभी नहीं होती है। वैसे ही ऑलरेडी वो एक दिन में न्यूनतम 2 करण होती हैं, तो आप करण के क्षय पर विचार न करें। ये दैनिक सूर्य स्पष्ट दिया है प्रातः 5:30 का, सुबह 5:30 का सूर्य स्पष्ट है। 11वीं राशि पार कर ली, अर्थात 12वीं राशि मीन के 5 अंश 9 कला 48वीं कला पर सूर्य चल रहा है। ऐसे ही प्रतिदिन का समझे, जो राशि दी है उससे अगली राशि समझे। यहाँ 11 दिए हैं तो 12 समझना है। अब ये देखेंगे आप, यहाँ जो ये एक गिनती दे रखी है, ये सूर्य नक्षत्र से दिन नक्षत्र तक की संख्या मैंने गिन कर दी है। आपको कोई भी सूर्य नक्षत्र से दिन नक्षत्र तक की का जो मुहूर्त निकालना हो तो गिनने की आपको कतई आवश्यकता नहीं है। अब ये देखो 20 तारीख,
चंद्र दर्शन सर्वार्थ सिद्धि 30:38 तक। 30:38 का अर्थ है 20 तारीख की रात को 6:38 और 21 तारीख को सुबह 6:38। अमृत सिद्धि योग सुबह 6:39 से 2:28 तक रात को। पंचक 2:28 तक। चेटी चंद्र इस लाइन में नहीं आने से ऐसा निशान लगाकर यहाँ लिखा गया है, श्री झूलेलाल जयंती सिंजारा सायन सूर्य मेष पर 20:17, और इसमें नहीं आया तो बी लगाकर अलग जगह लिखा है। अब बी को ढूंढेंगे, ये बी यहाँ लिखा है। रवि उत्तर गोल प्रारंभ ज्योतिष दिवस बुध मार्गी 25/2। 25/2 का अर्थ है कि उस 20 तारीख को रात को 1:02, मतलब 21 तारीख को सुबह 1:02। मंगल पूर्वा भाद्रपद पर 21:21, मतलब रेलवे टाइम है ये। रात को 9:21 पर मंगल पूर्वा भाद्रपद पर आया। तो अब आप समझ चुके होंगे कि 20 तारीख की लाइन यहाँ से चली, यहाँ से चलकर यहाँ तक चली, यहाँ से चलकर यहाँ तक चली। जो संकेत दिया गया हो उस संकेत को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ऐसे ही एक विद्वान ने मेरे से पूछा, उल्टे रूप में पूछा। उन्होंने कहा शुक्र का वृद्धत्व कितने दिन का होगा? मैंने कहा 3 दिन का। उनको और पूरा विस्तृत बताया, पर 3 दिन का। तो क्या आपने कितने दिन का लिखा है वृद्धत्व? मैंने कहा 3 दिन का। तो क्या आप देखिए। मैंने कहा गलती भी हो सकती है, मानव स्वभाव है, देख लेता हूँ मैं। देखने के बाद पता चला कि गुरु वृद्धत्व लिखा, उसके दूसरे दिन अस्त लिख दिया, पर वो तीसरे दिन ए लिखकर और वहाँ जगह खाली थी तो वहाँ मैंने लिखा। मैंने कहा पहले आप पंचांग देखना तो सीखिए, उसके बाद बात करते हैं। तो देखिए इस प्रकार आप देखेंगे कि यहाँ आयुष्मान योग जो है वो सुबह प्रीति योग था सूर्योदय पर, और अगले सूर्योदय के पहले ही आयुष्मान योग समाप्त हो गया। इसलिए आयुष्मान योग को यहाँ एक साथ लिखा है प्रीति योग के साथ में। एक साथ 2 नक्षत्र लिखे हों या एक साथ 2 योग लिखे हों तो दूसरे नंबर वाला क्षय होता है। यहाँ पर आयुष्मान योग क्षय हो गया है। अब देखिए यहाँ पर जो ग्रह स्पष्ट दिए हैं वो प्रातः 5:30 के दिए। कुंडलियाँ भी प्रातः 5:30 बजे की है, पर वो लग्न कुंडली नहीं है, वो सूर्य कुंडली दी गई हैं। तो देखिए सूर्य जितने राशि लिखे हों उससे एक ज़्यादा, यहाँ 11 लिखा है, इसका अर्थ है यहाँ 12 लिखेंगे। 12 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ग्रह स्थापित करना है। ये 11 का अर्थ है 12 पर सूर्य, चंद्र 2 का अर्थ है 3 पर, मंगल 10 का अर्थ है 11 पर, बुध 10 का अर्थ है 11 पर, गुरु 2 का अर्थ है 3 पर। इस प्रकार इन ग्रहों को यहाँ लिखा गया है। फिर ये यहाँ इसकी गति दी गई है कला विकला में, मतलब 24 घंटे में ये ग्रह कितने चलेंगे। फिर मार्गी या वक्री यहाँ लिखा गया है। कौन सा ग्रह वक्री है तो वक्री के लिए वह लिखा जाएगा, मार्गी के लिए माँ लिखा जाएगा। फिर ये देखिए उदित, ये अस्त है तो अस्त के लिए अ लिखा गया है। जो ग्रह अस्त है उनके लिए अ है, बाकी उदित के लिए उ हैं। इसके बाद ये सूर्य जो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के 3 चरण पर चल रहा है। चंद्रमा आर्द्रा नक्षत्र के 3 चरण पर चल रहा है। ये सभी ग्रहों के नक्षत्र चरण दिए गए हैं कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र के किस चरण पर चल रहा है, वो यहाँ संकेत किया गया है। उसके बाद ये कौन सा ग्रह किस नाड़ी पर चल रहा है, इसका विचार भी यहाँ दिया गया है। अब देखें ये जो लिखा गया है फलित, ये इन ग्रहों के आधार पर, ये जो कुंडलियाँ दी गई हैं इनके आधार पर ये फल कथन किया गया है। तो आप इस फल कथन को भी देख सकते हैं। देखिए ये अष्टमी के ग्रह स्पष्ट हैं और कुंडली अष्टमी की है। ये पूर्णिमा के ग्रह स्पष्ट हैं और पूर्णिमा की कुंडली दी गई है ये। तो आप इस प्रकार से इनको देख सकते हैं। ये चैत्र शुक्ल पक्ष है संवत 83 का। अब आप देखेंगे
कि यहाँ पर मूल नक्षत्र 2 दिन लिखा गया है। ऐसी तिथि नक्षत्र योग जो 2 सूर्योदय का स्पर्श कर ले उन्हें वृद्धि तिथि या वृद्धि नक्षत्र या वृद्धि योग के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर मूल नक्षत्र सूर्योदय के पहले चला, पूरा दिन रहा और दूसरे दिन भी रहा, इससे ये वृद्धि नक्षत्र कहलाएगा। यहाँ पर वेदरती और विषकुंभ एक साथ लिखा है, इसका अर्थ है कि ये विषकुंभ योग का क्षय हो गया है। इससे आगे पृष्ठ क्रमांक 25 पर देखते हैं तो ये 2 नक्षत्र एक साथ लिखे गए हैं। 2 नक्षत्र एक साथ लिखे गए हैं, इसका अर्थ है कि कृत्तिका नक्षत्र सूर्योदय के बाद चला और अगले सूर्योदय के पहले समाप्त हो गया, इसलिए ये कृत्तिका नक्षत्र क्षय हो गया। तिथि क्षय हो गई। देखिए 20 तारीख को सूर्योदय पर तीज थी और 21 तारीख को सूर्योदय पर पंचमी थी, इसलिए चतुर्थी तिथि का क्षय हो गया। तो क्षय तिथि, क्षय नक्षत्र, क्षय योग आप समझ चुके हैं। वृद्धि तिथि की बात आती है तो ये देखिए सूर्योदय के पहले चौथ चली, पूरे दिन रही 60 घटी और अगले दिन भी चतुर्थी रही, इसलिए चतुर्थी तिथि यहाँ वृद्धि तिथि होगी। अब पंचांग देखना आपके समझ में आ चुका होगा। अब मैं आपको नक्षत्र के चरण प्रवेश दिखलाता हूँ कि नक्षत्र के चरण प्रवेश कैसे देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर चंद्र का दैनिक नक्षत्र चरण प्रवेश दिया गया है पृष्ठ क्रमांक 49 पर। पृष्ठ क्रमांक 49 देखेंगे आप। 49 पर 20 मार्च 26 रेवती नक्षत्र सर्वरक्ष। सर्वरक्ष का अर्थ है कि उस नक्षत्र का कुलमान 22 घंटे 23 मिनट का कुल है ये, और 20 तारीख को 9:42 से इसका दूसरा चरण प्रवेश होगा पूरे भारत के लिए। रेवती नक्षत्र का तीसरा चरण चलेगा दिन में 15:18 अर्थात 3:18। इस रेवती का चौथा चरण चलेगा 20:53 अर्थात रात को 8:53 से रेवती का चौथा चरण चलेगा। अब 20 मार्च को 26:27 से अश्विनी का पहला चरण चलेगा। 20 तारीख को 26:27 का अर्थ है कि रात को 2:27, 20 तारीख की रात और 21 तारीख को सुबह 2:27 से प्रथम चरण चलेगा किसका? अश्विनी का। अब अश्विनी का प्रथम चरण 20 तारीख को नहीं समाप्त हो रहा है। 21 तारीख को प्रातः 8:01 से अश्विनी का दूसरा चरण चलेगा। फिर तीसरा चरण दिन में 13:33 से चलेगा और चौथा चरण शाम को 19:06 से चलेगा। इसके बाद भरणी नक्षत्र आपका 21 तारीख को ही आ जाएगा और रात को 12:37, 21 तारीख की रात को 12:37 से पहला चरण चलेगा इस भरणी नक्षत्र का, और 21 तारीख की रात और 22 को सुबह। जहाँ पर 24 से ज़्यादा लिखे हों वो पहली तारीख की तो रात होती हैं और अगले वाले तारीख की प्रातः का टाइम होता है। इसको आप पूरा ध्यान में रखें। अब आपका भरणी का दूसरा चरण चलेगा 30:09। 24 घटाएंगे 30 से ज़्यादा तो ये हो जाएंगे 6:09। 21 तारीख की रात को 6:09 अर्थात 22 तारीख को सुबह 6:09 से दूसरा चरण चलेगा किसका? भरणी नक्षत्र का। फिर तीसरा चरण
इसी दिन नहीं आ रहा है, 22 तारीख को तीसरा चरण आ रहा है। 22 तारीख को दिन में 11:40 से भरनी का तीसरा चरण और 17:11 से चौथा चरण चलेगा, अर्थात 5:11 से 17:11 का अर्थ है 5:11 से इसका चौथा चरण चलेगा। तो इस प्रकार आप प्रत्येक दिन के नक्षत्रों के चरण प्रवेश श्री भादव माता पंचांग से बड़ी आसानी से देख सकेंगे। और दूसरी बात है कि ये अटक से कटक तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस मान में आपको कोई संस्कार नहीं करना है, इसको यथावत देखना है। आपके यहाँ बच्चा कितनी बजे हो रहा है आप देख लें, जिस चरण के बीच में आ रहा है वो उस चरण का मान होगा। अब आपको ये भी समझ में नहीं आया हो तो ये भी समझा देता हूँ कि पहला चरण कृतिका का 22 तारीख को कृतिका का पहला चरण 22:42 से चलेगा, रात को 10:42 से, जो रात को 28:13 तक रहेगा। मतलब दूसरा चरण चलेगा तब पहला चरण समाप्त हो जाएगा, तीसरा चरण चलेगा तब दूसरा चरण समाप्त होगा और चौथा चरण चलेगा तो तीसरा चरण समाप्त हो जाएगा। और इनके नीचे जो ये संख्या लिखी गई है तो प्रथम चरण के नीचे लिखी गई संख्या उस चरण का प्रारंभ काल है, दूसरे चरण के नीचे लिखी गई संख्या उस दूसरे चरण का प्रारंभ काल है। इस प्रकार शायद आपके ये अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। आप एक बार अपने पास श्री भादव माता पंचांग अवश्य मंगावें, आपको इससे अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी और नामकरण में भी बड़ी आसानी होगी। तो देखिए, इससे आप नामकरण यहाँ से नक्षत्र का चरण लेंगे और चरण लेने के बाद अवखड़ा चक्र से आप नामकरण बड़ी आसानी से कर सकेंगे, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये अवखड़ा चक्र हैं, ये 69 पेज पर आप पृष्ठ क्रमांक 69 पर अवखड़ा चक्र से नामकरण कर सकेंगे। जैसे भरनी नक्षत्र का दूसरा चरण आया तो लू पर नाम आएगा, या लू पे आपको नहीं नाम मिले तो इस नक्षत्र के चारों चरण ले सकते हैं। परंतु कृतिका के अ पे नाम आया तो ई पे नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ राशि बदल रही है, ये वृषभ राशि है और ये मेष राशि, इसलिए अ पे नाम आता तो अ ही रहेगा। परंतु पूरा नक्षत्र अगर एक ही राशि में हो तो उसके चारों चरण में से कोई सा भी नामकरण किया जा सकता है। तो लू पे अगर नाम आया तो मध्यानाड़ी, गज योनि, मनुष्यगण, सोने का पाया, आद्य युंजा, राशि मेष, स्वामी मंगल, वर्ण क्षत्रि, वश्य चतुष्पद और हंसक अग्नि होगा। इस प्रकार आप नामकरण बड़ी आसानी से कर सकेंगे। तो आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री गणेशाय नमः।